दिसंबर 1987 में गजा में एक जानलेवा सड़क हादसे ने आग भड़का दी। एक इस्राएली फौजी गाड़ी ने 4 फिलिस्तीनी मजदूरों को कुचलकर मार डाला। ये वाकया उन गुस्सों और मायूसियों की चिंगारी बना जो बरसों से जहन में दबे हुए थे। ये हादसा एक बड़े बगावत की शुरुआत बना, जिसे दुनिया ने पहली इंतिफादा के नाम से जाना। गजा और वेस्ट बैंक में नौजवानों ने सड़क पर उतरकर पत्थर फेंकने शुरू किए। दुकानों की हड़तालें हुई, बहिष्कार हुए और गुप्त संगठनों की तामीर शुरू हुई। पहली बार आम आवाम, औरतें, तालिब इल्म, छात्र, बुजुर्ग सब बगावत की अगली पंक्ति में खड़े थे। इसी दौरान दिसंबर 1987 में हमास नाम की एक नई इस्लामी तंजीम वजूद में आई, जो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी थी। हमास ने मसाइल का हल हथियारबंद जंग में देखा और फिलिस्तीनी आज़ादी की तहरीक PLO के सेक्युलर रास्ते को ठुकरा दिया। इसराइल ने जवाब में सख्ती दिखाई। हजारों गिरफ्तारियां, कर्फ्यू और सरेआम दमन की तस्वीरें टेलीविजन के जरिए पूरी दुनिया में फैली, जिसने फिलिस्तीनियों के लिए हमदर्दी को और बढ़ाया। 1988 में बढ़ते दबाव के चलते PLO के सरबराह यासिर अराफात ने आजाद फिलिस्तीनी रियासत का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने इसराइल के वजूद को तस्लीम किया और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का हवाला देते हुए दहशतगर्दी से किनारा करके 2 कौमी हल 2 स्टेट सॉल्यूशन की वकालत की। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था, जहां जंग के मैदान से निकलकर पहली बार सियासी बातचीत की जमीन तैयार हुई। 1993 में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। इसराइल और फिलिस्तीन की आज़ादी की तहरीक PLO ने आपसी पहचान को औपचारिक रूप से मान लिया और ओस्लो समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते के तहत वेस्ट बैंक और गजा के कुछ हिस्सों में फिलिस्तीनियों को धीरे धीरे खुदमुख्तारी, सेल्फ रूल दी जानी थी। इसराइल ने नई बस्तियों की तामीर जारी रखी, जो इस समझौते की रूह के खिलाफ था। सबसे अहम मुद्दे बैतुल मुक़द्दस, यरूशलम, पनाह गुज़ीन, रेफ्यूजीज और सरहदों का सवाल अधूरे छोड़ दिए गए। 1995 में यित्ज़ाक राबिन को एक इस्राएली इंतहापसंद, कट्टरपंथी ने कत्ल कर दिया। अमन की कोशिशों को ये एक बहुत बड़ा झटका था। सितंबर 2000 में इसराइल के विपक्षी नेता एरियल शेरोन ने जब यरूशलम के अल-अक्सा मस्जिद परिसर का दौरा किया, तो फिलिस्तीनी इसे एक जानबूझकर किया गया उकसावा समझा गया। पूरा वेस्ट बैंक और गजा पट्टी विरोध और गुस्से की लपटों में जल उठा। सड़कों पर टकराव शुरू हुआ, जो जल्द ही एक और बड़ी बगावत में बदल गया, जिसे दूसरी इंतिफादा कहा गया। इस बार की इंतिफादा पहली से कहीं ज्यादा खूनी और तबाहकुन साबित हुई। फिलिस्तीनी नौजवानों ने फिदायीन हमले, सुइसाइड बॉम्बिंग्स शुरू किए। इसराइल ने जवाब में सैन्य हमले, शहरों पर दोबारा कब्जा और टारगेट किलिंग्स का सिलसिला चलाया। वेस्ट बैंक के बीचों बीच एक बहुत बड़ी जुदाई दीवार बननी शुरू हुई, जिससे फिलिस्तीनी इलाके टुकड़ों में बंट गए। इस पूरे संघर्ष में फिलिस्तीन की माशी हालत, आर्थिक स्थिति पूरी तरह टूट गई। यासिर अराफात की सियासी पकड़ कमजोर पड़ गई और जब 2004 में उनका इंतकाल हुआ, तो महमूद अब्बास नए सदर, राष्ट्रपति चुने गए। 2005 तक हिंसा में गिरावट आने लगी, मगर जो नुकसान हो चुका था वो बेहद गहरा था। सन 2012 में फलस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र UN में एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र, नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा हासिल किया। एक ऐतिहासिक जीत, जिसने फलस्तीन को ICC जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का हिस्सा बनने की इजाजत दी। सन 2019 तक दुनिया के 135 से ज्यादा देशों ने फलस्तीन को औपचारिक रूप से एक देश के तौर पर मान्यता दे दी थी, मगर जमीन पर हकीकत नहीं बदली। इसराइली बस्तियां, सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक के अंदर तेजी से फैलती रही और एक आजाद फलस्तीन के लिए जरूरी जमीन दिन ब दिन सिकुड़ती गई। इस दौरान डिप्लोमेसी की उम्मीदें भी धुंधली होने लगी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में
पूरी तरह इसराइल के पक्ष में झुक गया। सन 2017 में अमेरिका ने यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी। एक ऐसा फैसला जिसने दशकों की अमेरिकी नीति को तोड़ा और अरब दुनिया में गुस्से और नाराजगी की लहर दौड़ा दी। उधर फलस्तीनी सियासत भी भीतर से टूट चुकी थी। वेस्ट बैंक पर फतह पार्टी और फलस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत थी, जबकि गजा पर हमास का कब्जा। दोनों इलाकों की हुकूमतें आपस में दुश्मन जैसी बन गई थी। रवाबिता ना के बराबर थे और एकता सिर्फ नारे में बची थी। दुनिया ने भले ही डिप्लोमैटिक इशारे दिए, लेकिन असल हुकूमत और अमन आज भी बहुत दूर था। सन 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया नक्शा पेश किया, जिसे उन्होंने पीस टू प्रॉस्पेरिटी, अमन से खुशहाली तक, नाम दिया। इस योजना में फलस्तीनियों को छोटे छोटे बिखरे हुए बिना सेना वाले इलाके मिलते, जबकि इसराइल को वेस्ट बैंक के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने की मंजूरी मिल जाती। फलस्तीनियों ने इसे तुरंत और सख्ती से ठुकरा दिया। उनके लिए ये योजना एक तरह से दो रियासती हल, टू स्टेट सॉल्यूशन की मौत का ऐलान थी। इसी साल एक और हैरतअंगेज घटना हुई, जिसे दुनिया ने अब्राहम समझौते कहा। यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य कर लिए। दुनिया ने इसे ऐतिहासिक कदम कहा, लेकिन इन समझौतों में फलस्तीनी हकूक को नजरअंदाज कर दिया गया। इसराइल के साथ अरब मुल्कों की दोस्ती ने फलस्तीनी समाज में मायूसी और गद्दारी का एहसास फैला दिया। सन 2021 में हालात फिर बिगड़े। यरूशलेम के शेख जरा इलाके से फलस्तीनी खानदानों को बेदखल करने की कोशिशें और अल-अक्सा मस्जिद पर इस्राएली पुलिस की पुरतशद्दुद छापेमारियां, इन सब ने आग में घी का काम किया। गजा सुलग उठा, हमास ने रॉकेट छोड़े, इसराइल ने जवाब में 11 दिन तक बमबारी की, जिसमें सैकड़ों जाने गई। दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे, प्रदर्शन हुए, मगर हिंसा का चक्र फिर दोहराया गया। इसी दौरान इलाके में सियासी फिजा भी बदल रही थी। ईरान समर्थित ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह, हमास वगैरह आपस में ज्यादा करीब आ गए और खुद को मुकाबलत का इत्तिहाद, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, कहने लगे। सन 2023 में चिर दुश्मन ईरान और सऊदी अरब ने भी कूटनीतिक रिश्ते दोबारा बहाल कर लिए। ये बदलाव बताते हैं कि अरब दुनिया के उत्सुकियां अब बदल रही है और उसी के साथ फलस्तीनी मुद्दा हाशिए पर जाता दिख रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को पूरी दुनिया जैसे झकझोर उठी। हमास के लड़ाकों ने इसराइल की दक्षिणी सीमा को तोड़ते हुए दशकों में सबसे खूंखार हमला किया। करीब 1200 बेगुनाह इसराइली नागरिक मारे गए और सैकड़ों को बंधक बना लिया गया। इसराइल ने जोरदार जवाब दिया। हवाई हमले, सप्लाई रोकना और फिर जमीनी हमले की तैयारी। गजा, जो 17 साल से घेराबंदी में घुट रहा था, अब बन गया एक जंग का मैदान और इंसानी त्रासदी का गमगीन कब्रिस्तान। 2024 की शुरुआत तक फलस्तीन में 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की थी। पूरे मोहल्ले मिट्टी में मिल गए। स्कूल, मस्जिदें, घर सब मलबे में तब्दील हो गए। दुनिया भर में गुस्से की लहर उठी। दर्जनों देशों की राजधानी में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां लोग फायरबंदी और इंसाफ की मांग कर रहे थे। मगर इस बार कुछ गहरा बदला। इतिहास में पहली बार 150 से ज्यादा देशों ने खुलकर साथ दिया। दक्षिण अफ्रीका की उस याचिका का, जो इसराइल के खिलाफ जनसंहार, जेनसाइड का मुकदमा लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ पहुंची थी। ये एक बड़ा मोड़ था, जहां दुनिया, जो अब तक इसराइल को सिर्फ एक पीड़ित के रूप में देखती थी, अब उसे संभव अपराधी के तौर पर भी देखने लगी। इस जंग ने अमन की आखिरी उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। दो राष्ट्र समाधान, टू स्टेट सॉल्यूशन, अब सिर्फ कागज पर एक पुराना सपना बनकर रह गया था, जिसे बस्तियों, कब्जों और अविश्वास की दीवारों ने दफन कर दिया।
गजा की तबाही अब एक ऐतिहासिक मोड़ ले चुकी है, जिसे दुनिया अब अनदेखा नहीं कर सकती। आज इसराइल फलस्तीन संघर्ष एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। ये दौर अमन का नहीं, बल्कि जवाबदेही का है।